देवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीद रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्। ये नमस्कार मित्रों, आज हम संस्कृत के नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं। नया अध्याय हमारा आज रहेगा समास। नया अध्याय क्या रहेगा? समास। समास की आज हम इस अध्याय में सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम समास के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। आज संस्कृत में समास का सामान्य परिचय क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। संस्कृत में क्या कहता है? संस्कृत है जिसका समास का पहले संचित किया गया है। समास में सब उपसर्ग लगा हुआ है, अस धातु है और ये प्रत्यय लगा हुआ है, से बना है। यहाँ पर अस जो होता है धातु है, उसका अर्थ है शेपण। शेपण को जैसे कहा गया फेंकना या उसे चलाना, यानी किसी शब्द को फेंकना, यहाँ पे उसका अर्थ बताया गया है। समास का संक्षिप्त अर्थ होता है, अर्थ बताया इसने संक्षिप्त, यानी समास कोई बड़ा है उसे छोटा रूप करना, संक्षिप्त करना, और समास का अर्थ बताया। संस्कृत में परिभाषा है, संस्कृत में समास की परिभाषा है समसन समासः। संस्कृत में समास की परिभाषा है समसन समासः। इसके बाद में इसमें इसका सार्थक अर्थ निकलता है। इसका जो सार्थक है वो अर्थ क्या कहता है? अनेक पदों का एकीभूत होना समास है। यानी बहुत सारे पद, अनेक पद होते हैं, वो एकीभूत नहीं, बहुत सारे पद होते हैं, वो जुड़ के कितना पद बनता है? एक पद बनता है। एकीभूत होना, जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाए वो समास कहलाता है। कितने पद बन जाए? एक पद। कितने पद? अनेक पद मिलकर, जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाए तो उसे समास कहते हैं। समास करने पर, जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास करने पर विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। किसका लोप कर दिया जाता है? विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। और विभक्तियां कहाँ पे लगाई जाती है? और अंत में विभक्ति लगाई जाती है। मध्य से विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। और भी उसके बाद में, जैसे मान लो कोई है, जैसे मैंने लिख दिया राम हो च कृष्ण हो, जैसे ये, तो यहाँ पर इनका लोप कर देंगे, लिख देंगे राम कृष्ण, राम कृष्ण। तो यहाँ पर ये विभक्तियां, जैसे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी हुई थी, इन द्वितीय विभक्तियों का लोप कर दिया गया। अब यहाँ पर दिखते हैं विग्रह। तो इसका विग्रह जब हम करते हैं तो विग्रह क्या कहता है? जब समास पदों को तोड़कर, जब हम समास के पद होते हैं उन्हें तोड़कर अलग करते हैं, अलग अलग पद के रूप में दिखाते हैं। जैसे हमारे कोई समास दिया हो और समास के हम टुकड़े करके अलग अलग पद के रूप में बताते हैं, तो इन पदों के अर्थ का कथन करना ही, यानी जब ये अर्थ पद अलग अलग होते हैं, इनका अर्थ होता है। इन अर्थों को हम क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तियां कहते हैं, क्योंकि पद के अर्थ का कथन करना ही वृत्ति कहलाता है। और संस्कृत में वृत्तियों की संख्या कितनी बताइए? 5। संस्कृत में वृत्तियों की संख्या 5 बताइए। देखते हैं वृत्तियों की संख्या 5 कौन कौन सी है। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें कृत, तदित, समास, एक शेष और स्नादंत धातु रूप, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती है संस्कृत में। इसमें हमारा एक वृत्ति में समास हम जो आज अध्याय कर रहे हैं। समास का जब हम विग्रह करते हैं तो समास का विग्रह 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है लौकिक विग्रह, दूसरा है अलौकिक विग्रह। समास में 2 प्रकार से विग्रह होते हैं, लौकिक, अलौकिक। लौकिक विग्रह किसे कहते हैं? विभक्ति युक्त पद, जिन पदों के साथ विभक्ति लगी होती है, विभक्ति पदों के द्वारा समस्त पद का अर्थ बताया जाता है, जो योग्य होता है, जो अर्थ योग्य होता है, जो क्या होता है? विभक्ति युक्त पदों के द्वारा समस्त पद का अर्थ बताता है, जिसमें विभक्ति लगी होती है और पूरे पदों का अर्थ बताता है, उसे हम लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राज पुरुष, और यहाँ पे बता दिया राज्य पुरुष, तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। अलौकिक विग्रह प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कर दिखाना। प्रकृति के जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या करना है? अलग अलग कर दिखाना है, उन्हें एक साथ नहीं दिखाना है। तो अलौकिक प्रत्यय में योग नहीं होता, उनमें क्या होता है? योग्य का मतलब जोड़े नहीं होते, उनमें अलग अलग रहते हैं। जैसे अलौकिक प्रत्यय का उदाहरण देखो, जहाँ पर राजन प्लस और 10 प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये शब्द अलग अलग है। जैसे यहाँ पे तो ये राज्य पुरुष शामिल हुआ था, पर यहाँ शामिल नहीं हुआ है। लौकिक प्रत्यय अलौकिक प्रत्यय के उदाहरण देख के करते हैं। तो राम लक्ष्मणो च, तो राम इसमें देखो यहाँ पर लगे हुए हैं, राम लक्ष्मण च, तो यहाँ पर विभक्तियां युक्त पद लगे हुए हैं।
और अलौकिक में विभक्ति और योग किया हुआ नहीं है, क्योंकि इनके मध्य में अलग अलग शब्द दिए हुए। समास 5 प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से। सामान्य रूप से हम संस्कृत पढ़ते हैं जिसमें समास 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन पदों के अनुसार समास 4 प्रकार के होते हैं। वो हम देखते हैं आगे। समास के प्रकार, ऐसे मुख्यतः समास को 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन संस्कृत में समास के प्रकार 5 बताए गए हैं। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 5 प्रकार बताए गए हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि पद की प्रधानता के अनुसार, पद की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार 4 बताए हैं। पद की प्रधानता के अनुसार समास के प्रकार ने 4 बताए हैं, जिसमें पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंदर कर्मधारय समास और द्विगु समास को रखा गया है। तत्पुरुष के 2 भेद बताए हैं, जिसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास को शामिल किया गया है। आगे लिखा गया है पद की प्रधानता के आधार पर। जब हम पद की प्रधानता के आधार पर पढ़ रहे हैं तो वहां इस समास को शामिल नहीं किया गया। इस समास को क्या, इसको केवल समास को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल समास को संस्कृत में शामिल किया गया है और यहाँ पर केवल समास को शामिल नहीं किया गया है, परंतु हम केवल समास के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने समास के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हमसे निरंतर रूप से हम संस्कृत के समासों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।